तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी के चैनल पर। ये हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। फर्स्ट और सेकंड हमने अपलोड कर दिया है। ये हमारा यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट है। तो हम यहाँ सामान्य जानकारी प्लस हिंदी के जो क्वेश्चन है वो आपके साथ में शेयर करेंगे और डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है कि बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। ऑप्शन है कथकली, बी कथक, सी भरतनाट्यम या डी मणिपुरी। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, जैसे कथकली क्या है तो वल्लथोल नारायण मेनन उदय शंकर इसके में मतलब वो हैं संबंधित है। भरतनाट्यम यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल मान सिंह। मणिपुरी तो शुक्र अमली सिंह, आतंब सिंह। और जो ये बिरजू महाराज की बात होती है तो इनका जो संबंध बताते वो बताते कथक से। ठीक है, कथक, बिरजू महाराज, बिंदाजी महाराज और लक्षू महाराज जी। तो क्या हो जाएगा आपका, बिरजू महाराज जी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है तो कथक से है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। हमें बताना है यहाँ पर। तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता आरोही क्रम देखोगे तो 94 आपका केरल है, सबसे ज़्यादा केरल, मिजोरम, त्रिपुरा। तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती एंड डी राजगोपाल चट्टोपाध्याय। तो ब्रह्म समाज की अगर बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय। बेलूर मठ की स्थापना की बात होगी तो स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज अगर यहीं पर दिया होता तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हो जाते। तो क्या हो जाएगा आपका, राजा राम मोहन राय जी हो जाएंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरीज के लिए प्रसिद्ध है। बरेली, वाराणसी, महोबा एंड मथुरा। तो तेल रिफाइनरीज की अगर बात की जाए यहाँ पर तो आपका क्या हो जाएगा, मथुरा में स्थित मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिए स्थित है। तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा मथुरा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि मुद्रा का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन है मूल्य का मापक, बी कर्मचारी को मिलने वाला वेतन, सी लाभांश एंड डी किसी राज्य की प्रतिवर्ष की कुल आय। तो यहाँ पर मुद्रा की केवल बात की गई है। मुद्रा यानी करेंसी पैसे के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में खरीद और बिक्री होती है। इसमें सिक्के और कागज के नोट दोनों आते हैं और ये मूल्य का मापक भी होता है। तो भारत की मुद्रा क्या है, रुपया है। तो क्या हो जाएगा, मूल्य का मापक। अब आपको हो सकता है कि ये भी लगे कि किसी राज्य की प्रतिवर्ष, लेकिन ये मतलब नहीं लगे लाभांश, कर्मचारी को मिलने वाला वेतन, ये भी हो सकता है, ऐसा लग सकता है। लेकिन क्या हो जाएगा, मूल्य का मापक। आगे बढ़ते हैं। हम जो ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसी तरीके के जर्नल साइंस में क्वेश्चन आपके आते हैं। हाँ, हिंदी में कुछ मैंने पेपर देखा है कुछ अलग से, बट अलग से क्या है, उन्हें पेपर बनाना तो कुछ ना कुछ तो देंगे ही, है ना। कह रहे भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और अन्य सशस्त्र बलों के जवानों की आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। यह दुर्घटना कब हुई थी। साइंस का और जर्नल साइंस का है मतलब कि सामान्य जानकारी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको कभी भी पूछ सकते हैं, बाद में भी घुमा के पूछ सकते हैं, है ना। तो दुर्घटना की बात हो रही 9 दिसंबर 2021, बी 4 दिसंबर 2021, सी 7 दिसंबर 2021 या डी 8 दिसंबर 2021। यानी कि दिसंबर का महीना है और 2021 भी ईयर है, पर ये डेट कौन सी है, यानी इनमें से कौन सी कंफर्म डेट है। तो 8 दिसंबर 2021 हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी को मार दिया गया था, है ना। अकबर, औरंगजेब, शाहजहां और जहांगीर। आपको पता है कि एक ही व्यक्ति था जो ज़्यादा ही दुष्ट था, लेकिन यहाँ पर जो कह रहे हैं कि किसके कहने पर मारा गया था, है ना, किनको, तो गुरु अर्जन देव जी को मारा गया था। तो वो है आपका जो आंसर हो जाएगा, वो है 7 का डी, जहांगीर। आगे है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना क्योंकि औरंगजेब काफ़ी दुष्ट था, पर यह है कि वहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो जहांगीर ही सही है। ठीक है, तो इसमें परेशान नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। 29 अगस्त, 14 नवंबर, 27 जुलाई और 2 अक्टूबर। तो डेज के भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। और ये किस लिए, तो मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा 29 अगस्त। ठीक है। कह रहे सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है। मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण या वामन पुराण। ये भी सामान्य क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत पुराण है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। तो क्या हो जाएगा, मत्स्य पुराण। आगे क्वेश्चन देखते हैं अपना। कह रहे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन थे। ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, महात्मा गांधी और सियादास। सिंपल है, आता होगा आंसर।
रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि की मतलब रचना की। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मोहम्मद इकबाल ने कहा। और हिंद स्वराज ये महात्मा गांधी जी ने। तो क्या हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल। ठीक है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। अभी यहाँ पर सही नहीं है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ, निसात बाग जम्मू कश्मीर, फिरोज शाह कोटला दिल्ली एंड हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद। तो क्या हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में है क्या, ध्यान देना। हुमायूं का मकबरा जो है वो आपका दिल्ली में स्थित है और यह इमारत परिसर मुगल वास्तुकला से प्रेरित मकबरा स्मारक है। 1993 ईस्वी में इस इमारत को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो क्या हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा। ये आपका इलाहाबाद में नहीं है बल्कि ये आपका कहाँ है, तो ये भी आपका दिल्ली में ही स्थित है। कई सारे लोगों ने देखा भी होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो चंद्रप्रभा मृगवन जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के चंदौली जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1957 में यानी 1957 में की गई थी। तो क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। नृत्य, सिनेमा, दूरदर्शन और खेलकूद। तो कई सारे लोगों को प्रदान किया जाता है और ये आपका खेलकूद के क्षेत्र से संबंधित है। कह रहे हैं कि भारत में भारत कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। लता मंगेशकर, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू और पीटी उषा। तो ये भी आपका काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, सरोजनी नायडू जी को स्वर कोकिला के नाम से या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, श्री वी गिरी या श्री बी डी जत्ती। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के बारे में बात हो रही है। तो आपके कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष। तो जब राष्ट्रपति अपना जो त्याग देते हैं वो आर्टिकल 56 के सब आर्टिकल 2 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति जी को देते हैं। और उपराष्ट्रपति जी किसको देते हैं, तो अनुच्छेद 61 के अनुसार संविधान के उल्लंघन की स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग भी चलाया जाता है। तो 2 आर्टिकल आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। एक तो 56 का सब आर्टिकल 2 ऐसे रहेगा और 61 के अकॉर्डिंग महाभियोग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। त्वचा, आंत, फेफड़े और हृदय। हैजा रोग तो वाइब्रियो कॉलेरी यानी जिसे हम लोग कॉलेरा बोल देते हैं यहाँ गांव की भाषा में कि कालरा हो गया, कॉलेरा हो गया। तो कॉलेरी जीवाणु है जो एंटरोटॉक्सिन कॉलेरा टॉक्सिस का उत्पादन करता है और जिसका प्रभाव, ठीक है, जिसका प्रभाव आपके उसमें शरीर में पड़ता है और उससे जो आपका अंग प्रभावित होता है। ठीक है, तो वो आपका होता है मतलब छोटी आंत इसमें प्रभावित हो जाती है जो कॉलेरा होता है उसमें। तो यहाँ पर छोटी आंत तो नहीं दिया, आंत हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, यहाँ से हम देखेंगे मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है। सिनकोना, बरगद, नीम या यूकेलिप्टस। सिंपल है, ये आपकी जो प्राप्त की जाती है वो सिनकोना से। ठीक है, और यह दक्षिण अमेरिकी पेड़ सिनकोना से तैयार की जाती है, यानी कि ये पेड़ जो है वो ज़्यादातर आपका दक्षिण अमेरिका में रहता है। यूरोप में 16वीं सदी में इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ठीक है, आमतौर पर कुनैन का प्रयोग मलेरिया के इलाज में किया जाता है, इसके अलावा कुछ अन्य दवा निर्माण में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। चेन्नई, बेंगलुरु, नोएडा और मोहाली। तो बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं, सबको पता है। ये भी करंट का है तो इसको हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। वैसे तो ऐसा है कि पूछ सकते हैं कि 12 दिसंबर 2021 को विश्व के पहले गैर सरकारी उपग्रह के प्रक्षेपण के 60 वर्ष पूरे हो गए। तो इस उपग्रह का किस नाम से जानते हैं। ऑस्कर 1, निसार उपग्रह, लैंडसैट या इनमें से कोई नहीं। ये जर्नल साइंस का है तो पूछ सकते हैं इसको। तो 12 दिसंबर 2021 को विश्व के पहले गैर सरकारी, ठीक है, इसके 60 वर्ष पूरे हुए ऑस्कर 1 की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। मीथेन, क्लोरीन, हीलियम या नाइट्रोजन। ये यहाँ पर पूछ रहे हैं। ठीक है, तो गोबर गैस आपने कहीं ना कहीं मतलब इसको देखा ही होगा। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन 75% पाई जाती है। ठीक है, मीथेन जो होती है वो 75% में पाई जाती थी, यानी कि 25 में अन्य गैसें हो जाती हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए होती है। 25 वर्ष, 30, 31, 35 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा सदस्यों की योग्यता अनुच्छेद 84 के अनुसार डिसाइड होती है और ये कितनी होनी चाहिए, तो ये आपकी होनी चाहिए 30 वर्ष यानी कि 30 वर्ष। ठीक है, कह रहे हैं कि कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं। तो कैलकुलेटर का जब आप यूज़ करते होंगे
तो आइडिया आपको होगा कुछ कुछ उसमें। तो जो कैलकुलेटर है ये एक प्रकार की गणितीय गणना है, ये तो सबको पता है। ये आपका डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति पर कार्य करता है। तो डिजिटल कंप्यूटर कह रहे वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में वह ताप, ठीक है, वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो क्या कहलाती? वाष्पीकरण, गलनांक, ऊर्ध्वपातन या प्लाज्मा, ठीक है। तो निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है या गलनांक कहलाता है, और इस निश्चित ताप को ठोस का गलनांक भी कहते हैं। तो गलन, ठीक है, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका यहाँ पर फिलहाल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में केन बेतवा नदी परियोजना हेतु वित्त पोषण तथा क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई। इससे 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा की जाएगी। इस परियोजना से कौन सा क्षेत्र लाभान्वित होगा? बुंदेलखंड, रोहिलखंड, बघेलखंड या इनमें से कोई नहीं। अब ये दोनों इतने क्लोज है कि आपको लग सकता है कि रोहिलखंड भी हो सकता है ना। लेकिन हाल ही में जो केन बेतवा परियोजना है उससे आपका बुंदेलखंड लाभान्वित होगा। निम्न में से क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है? अब देखो नहीं है कह रहे हैं तो ध्यान देना। आलू, दूध, अनाज और मुर्गा। तो इनमें से कौन से नहीं है? रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सिक एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सिक कीटोन होते हैं। और अगर मुख्य स्रोत की बात करें तो आलू, फल, केला, आम, अनाज, चावल और मक्का, ये सभी शर्करा, शहद, गन्ना, चुकंदर, जैम, दूध आदि। मुर्गा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर भाई मुर्गा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है, ठीक है। जनरल साइंस का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहाँ से कहाँ तक मेट्रो का चलना प्रस्तावित हुआ? सचिवालय से गोमती नगर, सचिवालय से मुंशी पुलिया, ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग या चारबाग से हजरतगंज? कोई नहीं, सी ऑप्शन है आपका कि ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग। कह रहे कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? 80 डेसिबल, 100 डेसिबल, 120 डेसिबल या 140 डेसिबल। यानी इतने डेसिबल अगर ध्वनि तेज होती तो उसको बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, ये इनके कहने मतलब। तो 80 डेसिबल है जो डिसाइड करती है कि इसके बाद में जो होता है वो बहुत ज़्यादा शोर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम देखते हैं कि क्या है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? बाइट, बिट, किलो या पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, तो एक कंप्यूटर की जो सामान्यतः स्टोरेज की क्षमता होती है वो आपकी बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट इस तरीके से होती है, तो बाइट हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सारे एग्ज़ाम में भी आता है। अगर आपने इसको कहीं मतलब एग्ज़ाम जब दे रहे हैं तो आपको ध्यान आता होगा ना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कई सारे एग्ज़ाम में। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अब 8 मार्च क्या है? तो सी ऑप्शन है, ठीक है। कह रहे भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? श्रीमती फातिमा बीबी, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, श्रीमती सुचित्रा कृपलानी या श्रीमती दुर्गा बनर्जी। हालांकि ये सभी हैं इंपॉर्टेंट किसी न किसी मतलब चीज़ों से, लेकिन जो भारत में कह रहे हैं कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो बनी थी वो श्रीमती सुचित्रा कृपलानी जी बनी थी। कौन बनी थी? सुचित्रा कृपलानी। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमांत राज्य है। पूर्व से पश्चिम तक इसकी जो लंबाई वो 650 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक की चौड़ाई 240 किलोमीटर है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। और ये पीसीएस में क्वेश्चन आया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान प्रथम, मध्य प्रदेश द्वितीय, महाराष्ट्र तृतीय और उत्तर प्रदेश आपका क्या हो जाता है? अपना चौथे स्थान पर आ जाता है, ठीक है। कह रहे कि निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? सत्यजीत रे, श्री राजगोपालाचारी, मदर टेरेसा या सीवी रमन? ये भी क्वेश्चन आता है क्योंकि सबसे पहली बार पूछ रहे हैं। भारत को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न कला, साहित्य, विज्ञान या बड़े पैमाने पर जनसेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिया जाता है और ये देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी शुरुआत की बात करें तो 1954 में हुआ था। और अगर ये कहा जाए कि किसको दिया गया तो भारत के राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले राजगोपालाचारी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और वही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसको प्राप्त किया था, यानी कि जो सबसे पहले मिला था जिसको, तो वो हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? गोदावरी सेतु, गोदावरी नदी, विक्रमशिला सेतु, गंगा नदी, नेहरू सेतु, सोन नदी एंड महात्मा गांधी सेतु, गंगा नदी। देखो, महात्मा गांधी सेतु पटना से हाजीपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर उत्तर पश्चिम की दिशा में बना एक पुल है और ये दुनिया का सबसे लंबा एक ही नदी पर बना सड़क पुल है। इसकी लंबाई
5,575 मीटर है और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन 1982 में किया था। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी। किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है? वर्षा, वायु की गति, वृक्षों की संख्या और आर्द्रता। किसी क्षेत्र की अगर औसत जलवायु आपको जानना है तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये कह रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, थोड़ा समझ के देखना। किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए वर्षा, वायु की गति तथा आर्द्रता का योगदान सबसे महत्वपूर्ण, जबकि वृक्षों की संख्या जलवायु को जानने के लिए जरूरी नहीं है। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था? 25 नवंबर 1974, 25 नवंबर 1975, 25 नवंबर 1976 या 25 नवंबर 1977। यानी कि नवंबर मंथ तो है, पर अब ये ईयर कौन से हैं वो नहीं पता। तो 25 नवंबर 1974 को इसकी स्थापना की गई थी और ये भी आपका पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखो हिंदी बहुत ज़रूरी, जैसे अभी आपका हिंदी पुलिस में दिया ना, गीदड़ का मतलब वो स्त्रीलिंग गीदड़ी, गीदही ऐसे करके दिया ना, तो इस हिसाब से समझ लो हिंदी बहुत ज़रूरी। हाँ, एक दो क्वेश्चन वो आ जाते हैं एक्सेप्शन जो नहीं आने चाहिए, पर ठीक है। क्या हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं? श, ख कटकोर, स, ह, य, र, ल, व, छ, त्र, ज्ञ, श्रृंगार वाला श्रा, च, छ, ज, झ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं ये हमें बताना है। ठीक है, देखो अंतःस्थ व्यंजन जो होंगे वो य, र, ल, व हो जाएंगे, तो आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, किस छंद में 26 मात्राएं होती है तथा 14 से 12 पर यति होती है? वीर, सोरठा, गीतिका या छप्पा है। ठीक है, तो जो 26 मात्राएं होती वो आपकी गीतिका में होती है। नेक्स्ट कह रहे हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से असंगत यानी गलत विलोम शब्द जो हैं वो बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गलत विलोम शब्द कौन सा है? घात, प्रतिघात, प्रसारण, संकुचन, शाश्वत, सदैव, खग, मृग। खग है, खग नहीं, खग, मृग। हिंदी बहुत संभाल के पढ़ना क्योंकि जरा सी मात्राओं में क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। तो अगर देखें तो शाश्वत, सदैव विलोम शब्द युग्म असंगत है, क्योंकि शाश्वत होता है हमेशा और सदैव भी जहाँ तक हमेशा ही होता है, तो शाश्वत का जो विलोम होगा वो हो जाएगा आपका नस्वर, यानी कि सी ऑप्शन आपका गलत है। प्रश्न संख्या 42 एवं 43 के लिए दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें, ये कह रहे हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो वाक्यांश क्या दिया गया कि जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, अच्युत, अटूट, अटल, अधेय। तो अब देखो इनको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, ऐसे नहीं कि कुछ भी इसका टिक लगा दोगे। तो यहाँ पर जो ध्यान से, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा अच्युत। ठीक है, और जो टूटने वाला ना हो वो हो जाएगा आपका अटूट। क्या हो जाएगा? अटूट। और जो अपनी बात से न टले उसे बोलते हैं अटल, और जो दिया ना जा सके उसे बोलते अदेय, यानी कि देने योग्य नहीं, या दिया ना जा सके, देने योग्य नहीं, दिया ना जा सके। हिंदी में बहुत मतलब बदलते हैं और बहुत जल्दी बदलते हैं, अगर थोड़ा सा भी आपने गड़बड़ किया आंसर तुरंत गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीने की इच्छा, जिज्ञासु, जिजीविषा, जिगीसु एंड पिपासु। तो ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है, कई बार आया, तो बहुत सारे लोगों को आराम से इसका वो होगा, मतलब आंसर का आइडिया होगा, है ना। तो जीने की इच्छा जिजीविषा, क्या हो जाएगा? जीने की इच्छा जिजीविषा, यानी कि 43 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, 44 में क्या कह रहे हैं कि संख्या गमन का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए सखी प्लस आगमन, बी सखी प्लस आगमन, सी सखी प्लस गमन एंड डी संख्या प्लस गमन। तो संख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो संख्यागमन का सही संधि विच्छेद जो होगा वो सखी प्लस आगमन होगा। क्या होगा? सखी प्लस आगमन। नेक्स्ट है कि जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास, संदेह, अर्थांतरन्यास एंड विशेषोक्ति। ठीक है, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, ये कह रहे हैं। पहले क्वेश्चन ध्यान से देखना। तो अगर ऐसा करें तो समर्थन किया जाए तो वहाँ अर्थांतर्यांश समास होगा। और जैसे कि इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो जे रहीम उत्तम प्रकृति का करे सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहे तो भुजंग। ये हमने काफ़ी बार ये दोहा या ये जो लाइनें पढ़ी हैं कहीं ना कहीं, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, बी माता पिता पूज्यनीय है, और सी आपका भविष्य उज्ज्वल हो,
डी, इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। अब यहाँ पर जो एक अशुद्ध वाक्य है उसको पढ़ना है। पहली बात तो माता पिता पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है। मतलब यहाँ पर जो होगा पूजनी की, ये होगा पूजनीय, जा पूरा बनेगा, आधा नहीं कि पूजनीय, पूजनीय नहीं होता, पूजनीय। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, जो इसका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, यानी कि ये अशुद्ध वाक्य है। आगे कह रहे कि छायादार शब्द किसका उदाहरण है? तत्सम, देशज, विदेशज या संकर। ठीक है, तो छायादार शब्द संकर शब्द का उदाहरण है। दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने हैं। मेल से बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए रेल अंग्रेजी, गाड़ी हिंदी, तो रेलगाड़ी। ठीक है, सील अंग्रेजी प्लस बंद फारसी, सील बंद। उसी तरीके से इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो ये है आपका कौन सा छायादार शब्द जो है वो है आपका संकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 48 क्या है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए अमीर, गरीब, समूह, मिठास। बी जवानी, खट्टास, पुस्तक, गंगा। सी रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। एंड डी धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा मतलब भाव उत्पन्न हो रहा है? ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में अगर देखोगे तो रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, सभी जो दिए गए शब्द हैं वो भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है कि नीचे लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ दिए गए, इनमें से गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, आगे नाथ न पीछे पगहा, बंधनहीन। बी तीन तेरह होना, संगठित होना। सी एक टकसाल के ढले हैं, सब एक जैसे हैं। डी आँख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान। अब यहाँ पर कोई एक लोकोक्ति है जो सही नहीं सुमेलित है। ठीक है, क्या नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो बी तीन तेरह होना, तीन तेरह होना मतलब संगठित होना, ये गलत है। तीन तेरह होना मतलब लोकोक्ति का अर्थ है कि अर्थव्यस्त होना। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही मेल नहीं खा रहा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है। अब ये लोकोक्ति नहीं है, ये मुहावरा है। ऑप्शन ए फूल की तरह खिलना, बी अति प्रसन्न होना, सी दुर्लभ वस्तु, या डी सुगंधित। लोग कहते हैं ना कि तुम तो गूलर का फूल हो गए हो, मतलब तुम पता ही नहीं चलता है, इस तरीके का होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप में से ऐसे आपने देखा होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दुर्लभ, यानी कि वो चीज़ मिलती नहीं जल्दी या वो व्यक्ति मिलता नहीं है जल्दी, इसका मतलब होता है गूलर का फूल होना। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। ऑप्शन ए अपादान, करण, संप्रदान, कर्ता। ये यहाँ पर क्वेश्चन का क्वेश्चन है, तो आपको आंसर बताना है। यहाँ पर हो जाएगा क्या? संप्रदान। ठीक है, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, वाक्य में जो कारक होगा वो संप्रदान। कह रहे हैं किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? अनुभाव, विभाव, संचारी भाव या स्थायी भाव। किस भाव को परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? ठीक है, तो जो आपका स्थायी भाव की परिपक्वता अवस्था को रस कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा? डी स्थायी भाव। तिरंगा में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, अवयवी भाव या तत्पुरुष। ठीक है, तिरंगा का तो देखा है, तो तिरंगा शब्द में द्विगु समास है। इस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है और उसमें समूह का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा हमारा आंसर, द्विगु समास। कह रहे हैं कि आभ्यंतर का सही अर्थ है। ऑप्शन ए किसी वस्तु का आभा, बी किसी वस्तु का बाहरी भाग, सी किसी वस्तु से भिन्न, या डी किसी वस्तु का भीतरी भाग। ठीक है, आभ्यंतर, आभ्यंतर में क्या होगा? किसी वस्तु का भीतरी भाग आभ्यंतर कहलाता है, और आभ्यंतर का विलोम ब्राय होता है, बाय होता है। ठीक है, बाय मतलब ब्राय, वही। तो किसी वस्तु का भीतरी भाग, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया? भीलवाड़ा, दिल्ली, वाराणसी या सूरत। ठीक है, काशिका, काशिका कहा गया तो भाषाई परिवार के अनुसार काशिका एक भारतीय आर्य भाषा है जो आपकी वाराणसी व उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। काशिका भाषा का विस्तार भोजपुरी भाषा क्षेत्र के पश्चिमी हिस्से से लेकर अवधी भाषा के क्षेत्र तक है। तो क्या हो जाएगा आपका? काशिका काशी से मेल खाता हुआ है ना। समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए। स्तवक, पुरुष, गमला एंड गुलाब। तो इसको परिभाषित करना बताना है। देखो, स्तवक जो है, स्तवक का अर्थ होता है फूलों का गुच्छा या गुलदस्ता, जो समूहार्थक शब्द है और अन्य सही नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ये जो स्तवक पूछा है, सॉरी, समूहार्थक शब्द को चिन्ह कीजिए, ये इन्होंने पूछा है। तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा स्तवक। इसका मतलब होता है गमला, वो फूल का गुच्छा या गुलदस्ता। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि जूही की कली कविता के कवि कौन है? निराला,
प्रसाद, महादेवी वर्मा या पंत। जूही की कली कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। और निराला की अगर अन्य रचनाएं देखोगी तो अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, सांध्य काकली, अप्सरा, प्रभावती, चोटी की पकड़, लिली, सुकुल की बीबी आदि। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 57 का ए हो जाएगा निराला की कविता जूही की कली। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, मिश्र वाक्य मतलब प्रातःकाल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती हैं। बी, सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ। सी, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। एंड डी, राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। अब इसमें मिश्र वाक्य पूछ रहे हैं, तो जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य का। नेक्स्ट है कि शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अंबुज, अम्बुद। ऑप्शन है कमल बादल, बी जल कमल, सी समुद्र कमल या डी बादल कमल। अंबुज और अम्बुद मिलता हुआ है, आपने पढ़ा होगा अगर, तो जो अंबुज और अम्बुद का सही है वो हो जाएगा कमल और बादल। क्या हो जाएगा कमल और बादल। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक या कोष्ठक। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति या एक अर्थ वाले सहचर शब्दों के बीच किया जाता है, जो जैसे कपड़ा, लाल, कपड़ा, लत्ता, धन, दौलत, मान, मर्यादा। तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो योजक का। जैसे पहले ऐसे कपड़ा लिखा होता है ना, फिर ये बीच में योजक, फिर ऐसे लत्ता लिखा होता है, कपड़ा, लत्ता, है ना। ऐसे एग्जाम्पल आपने देखा होगा, धन दौलत, जब धन दौलत लिखी होती है तो देखो यहाँ पर ऐसे ये धन लिखा है, फिर ये यहाँ पर योजक चिन्ह और ये दौलत, ऐसे धन दौलत ऐसे आपने देखा है। तो क्या हो जाएगा, इसका जो चिन्ह होता है, ये चिन्ह होता है ये वाला। ठीक है, बताने के लिए कोष्ठक लगा है, लेकिन ये ऐसे सिंपल ये होता है। तो क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट है कि पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। अब यहाँ पर नहीं है पूछ रहे हैं, पाहन, उपल, पाषाण एंड उरग। तो इसमें कौन सा पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो उरग आपको पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है कि इस प्रश्न के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः फर्स्ट और सिक्स की संज्ञा दी गई। इनके बीच में आने वाले अंश को चार भागों में बांटकर य, र, ल, व की संख्या दी गई है। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं है, तो इन चारों भागों को दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम में लगाएं ताकि एक सही वाक्य का निर्माण हो। ठीक है, ये चार भाग दिए गए हैं। क्या है, आप सबको धोखा, आप सबको धोखा, धोखा दे सकते हो पर, दे सकते हैं पर, दे सकते हैं आप खुद को, व खुद को नहीं, सिक्स वक्त को नहीं दे सकते। अब इनको यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होगा कि दे सकते हैं पर, खुद को नहीं। ठीक है, दे सकते हैं आप खुद को, और यह क्या है, धोखा दे सकते हो। मतलब आप खुद को धोखा दे सकते हो पर दूसरे को नहीं। एक तरीके से आप सबको धोखा दे सकते हो पर खुद को नहीं। तो य, र, ल, व, या, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर निकलेगा। आप फिर से देखना एक बार चेक करके पीडीएफ से, आपको इसका आंसर सही लगेगा। ठीक है, अभी क्योंकि क्वेश्चन से आंसर देख रहे हो ना, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है। ऑप्शन है क्षण भर, निसंदेह, अन्यत्र या अत्यंत। ठीक है, अव्यय परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है, तो ये हो जाएगा डी अत्यंत। आगे बढ़ते हैं। देखो ये यहाँ पर गद्यांश दिया गया, ये गद्यांश वैसे ही आता है जैसे पीसीएस में आता है, तो ये आप पहले पढ़ लो। प्राचीन समय में भारत विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, सबको पता है। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थी को पुस्तकीय ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ उसे शारीरिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी, उसे युद्ध कौशल भी सिखाया जाता था। इस प्रकार प्राचीन शिक्षा संस्थाएं या आश्रम विद्यार्थी के चौमुखी विकास पर ध्यान देते थे, बहुत अच्छी चीज़ें थी। तो ये यहाँ पर आप पहले इसको अच्छे से पढ़ लेना, रोक रोक के। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा है, इसको ऐसे वीडियो को थोड़ा सा रोक रोक के पढ़ना। ठीक है, थोड़ा लंबा है, कई बार होते हैं लंबे, कई बार नहीं भी होते हैं। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखना, कह रहे हैं प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था भारत, अमेरिका, रूस और चीन। अभी आपने पढ़ ही लिया है, तो प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र क्या था, तो भारत था, है ना। नेक्स्ट है प्राचीन शिक्षा संस्थाएं ध्यान देती थी विद्यार्थी के व्यवहारिक विकास पर, है ना, विद्यार्थी के स्वास्थ्य पर, विद्यार्थी के चौमुखी विकास पर या डी पुस्तकीय विकास पर। ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो प्राचीन शिक्षा संस्थान या आश्रम जो होते थे वो विद्यार्थी के चौमुखी विकास पर ध्यान देते थे। ओके,
देखो कह रहे नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है रोजगार करने के लिए, राष्ट्रीय हित में कार्य करने के लिए, प्राचीन परंपराओं का सम्मान करने के लिए, डी किसी के लिए नहीं, ये कह रहे हैं। तो नवीन जो शिक्षा प्रणाली है उसमें राष्ट्रीय हित में भी कार्य करने के लिए बोला जाता है। जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों को जात धर्म और भाषा के दायरे में से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। आप हो सकता है कि सोचो कि रोजगार करने के लिए, तो रोजगार तो होता ही है पर यह भी किया जाता है। नेक्स्ट है नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि राष्ट्र का विकास हो सके, शिक्षितों को रोजगार मिल सके, विद्यार्थियों का नैतिक, शारीरिक व मानसिक विकास हो सके, या विदेशी विद्यार्थी आकर शिक्षा ग्रहण कर सके। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो सी हो जाएगा, विद्यार्थियों का नैतिक, शारीरिक व मानसिक विकास हो सके। ठीक है। नेक्स्ट है कि पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए, कीय, य, ईय, एय। ठीक है, ये बताना है। तो पुस्तकीय शब्द में ई जो है वो प्रत्यय आपकी लगी हुई है। नेक्स्ट है वाक्य में त्रुटिपूर्ण, ठीक है, क्या दिया है, कह रहे कि वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए अनेक अध्यापकों, बी शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों, सी का सहयोग मिला, डी कोई त्रुटि नहीं। ठीक है। अब यहाँ पर जिसमें कह रहे हैं कि त्रुटि का भाग चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि है तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। अब यहाँ पर क्या है कि अनेक अध्यापकों, तो ए आंसर सही हो जाएगा, यानी कि कोई त्रुटि नहीं है। कोई त्रुटि होती है तो डी को यहाँ पर मतलब टिक करना होता है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है, ये कह रहे हैं कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि एंड ध्रुव स्वामिनी। तो जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, क्या लिखी वो अच्छे से पढ़ लेना। आंसर है कि ध्रुव स्वामिनी जो पुस्तक है ये मुंशी प्रेमचंद जी ने नहीं लिखी। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि हैं, मीराबाई, सूरदास, रसखान या विद्यापति। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, तो 71 क्वेश्चन नंबर है। आंसर क्या हो जाएगा कि सूरदास, अष्टछाप के कवि हैं सूरदास। नेक्स्ट वह बहुत मधुर गाता है, इनमें प्राविशेषण शब्द का चयन कीजिए, वह बहुत मधुर या गाता है, इसमें क्या हो जाएगा। तो 72 क्वेश्चन नंबर है, तो इसमें हो जाएगा कि बहुत, वह गाता तो है लेकिन बहुत सुंदर गाता है या बहुत मधुर गाता है ना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, नामवर सिंह, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, किसको मिला। तो आप यहाँ पर जो है वो नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, वो 1971 में मिला। नामवर सिंह जी को जो मिला पुरस्कार वो 1971 में कविता के नए प्रतिमान समालोचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है, हिंदी, संस्कृत, तमिल या संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। ठीक है। ज्ञानपीठ, तो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 1965 में हुई थी। तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि सभी के लिए। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती वह कहलाता है दोहा, सोठा, रोला या चौपाई। तो चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण तथा प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में दीर्घ, गुरु के बाद ह्रस्व, लघु वर्ण आना वर्जित है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा चौपाई। आपके ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।